गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नेताओं की शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका जो आयोजन जो है हाल ही में 7 से 8 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, ये 5वां ब्रिक्स सुप्रीम इंस्टीट्यूट लीडर समिट था। ठीक है, भारत की 2026 की अध्यक्षता है के तहत इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जो है शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता था। ठीक है, अध्यक्षता और भागीदारी की बात अगर की जाए तो भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ठीक है श्री संजय के मूर्ति ने इसकी जो है मेजबानी की। इसमें 9 ब्रिक्स देश से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया और यूएई जैसे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चर्चा के 2 जो है उप विषय रहे, वो पहला शहरी क्षेत्र का ऑडिट और शहरी गतिशीलता। ये इसके 2 उप जो है विषय रहे, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला ब्रिक्स ऑडिट इंस्टीट्यूट का शिखर सम्मेलन 24 जून 2016 को चीन के बीजिंग शहर में हुआ था। ठीक है, उसका जो विषय था ठीक है राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में एसएआई की भूमिका। ये इसका पहले शिखर सम्मेलन का जो है विषय था, याद रखिएगा। ठीक है, अभी 5वां कहाँ पर हुआ है? 5वां जो है 7 से 8 मई भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। ठीक, जिसकी जो थीम है याद रखिएगा शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, याद जान लेते इसके बारे में। ठीक है, देखिए अभी जो जुलाई 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? इसी देश के दौरे पे गए थे, वहां पर जिसको एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इस समझौते में जो है त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई अपनाने वाले जो है दुनिया के 8वें देश बन गए और पहले कैरेबियन जो है देश बने हुए हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो है भीम ऐप का जो उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये लोग जो है यूपीआई ऐप्स का प्रयोग करके ठीक है भारतीय रुपयों में जो आसानी से भुगतान कर सकेंगे। इंडिया स्टैक का विस्तार अगर देखा जाए तो दोनों देश मिलकर डिजिटल भुगतान के अलावा डिजी लॉकर, ई साइन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जैसे अन्य जो है डिजिटल समाधानों पर भी सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। ठीक, इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय पर्यटकों को कैश बदलने या अंतर्राष्ट्रीय कार्ड शुल्क की चिंता किए बिना भुगतान करने में जो है आसानी होगी। तो याद रखिएगा। ठीक है, पहला कैरिबियाई देश यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला वो बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इस मिशन का नाम जो है दिव्य शास्त्र रखा गया है। ठीक है, जिसे जो है उड़ीसा में भी इसका हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका जो है परीक्षण किया गया है। ठीक है, विशेषता क्या है इस मिसाइल की, जान लेते हैं भी। इस तकनीक की मदद से भारत एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार जो है ले जा सकता है। ठीक है, और हिंद महासागर में अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर इस कई लक्ष्यों को जो है एक साथ में निशाना बना सकता है। याद रखिएगा। ठीक है, इतिहास की अगर बात की जाए, भारत ने पहली बार इस MIRV तकनीक का सफल परीक्षण जो है
11 मई 2024 को इसी स्थान से किया था। ठीक है, अभी रिसेंट में अगर बात की जाए MIRV, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स है। ठीक है, इसका जो परीक्षण जो है 8 मई को उड़ीसा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के में जो हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, कहाँ पर इसका परीक्षण हुआ है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने जो है सर्वाधिक अभी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में जो अवार्ड जीते हुए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, मई 2026 में कर दिया है। इस बार जो है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 42 पंचायतों को जो है सम्मान के लिए चुना गया। ठीक है, विजेताओं को जो है 3 जून 2026 को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार की 2 श्रेणियां रखी गई। पहली श्रेणी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार, तो दूसरी जो है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो है 9 अलग अलग विषय, गरीबी मुक्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला मित्र पंचायत में उत्कृष्ट कार्य देने के लिए जो पंचायतों को जो है चुना जाएगा। सबसे ज्यादा पुरस्कार जो है इस बार कर्नाटक ने जीते हुए हैं, वो भी 6 पुरस्कार जीते हैं। इसके बाद आंध्रा और उड़ीसा ने 5-5 पुरस्कार जो है जीते हुए हैं। ठीक है, इसमें पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं। पहली है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंचायत, दूसरी है सतत विकास पुरस्कार। तो इस बार जो है 2025 का जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जो है सर्वाधिक पुरस्कार कर्नाटक ने जीते हुए हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा आता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के सिपाही जाला जो है पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही केरल के हरिपाद को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत जो है घोषित किया गया है। ये याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पंचायत सिपाही जाला और सर्वश्रेष्ठ जो ब्लॉक जो है हरिपाद को चुना गया है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी रिसेंट में और बात की जाए, 24 अप्रैल 2025 को, ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर, ठीक है, बिहार के मधुबनी में कुछ जो है विशेष पुरस्कार प्रदान किए थे, जैसे जलवायु कार्य वायु विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक है, ये जो है पंचायत की दबावा पंचायत को जो पहला पुरस्कार दिया गया था। बिहार की मोतीपुर पंचायत को भी इसमें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको जो है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार दिया गया। और तेलंगाना की मल्ल ग्राम पंचायत को जो इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है पंचायती राज दिवस पर प्रदान किए गए थे। तो अभी रिसेंट में अगर बात की जाए, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत 2025 के तहत जो है सर्वाधिक पुरस्कार जो है कर्नाटक ने जीते हुए हैं, जिसमें सिपाही जाला को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार, ठीक है, और केरल के हरिपाद को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सब चीजें याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला दुनिया का पहला रोबोट कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गावी। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के इतिहास में दक्षिण कोरिया का भारत का गावी पहला ऐसा ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे आधिकारिक तौर पर जो है भिक्षु के रूप में जो है दीक्षिता दी गई है। ठीक है, मई 2026 को सियोल के प्रसिद्ध जोंग्यो मंदिर में जो है बुद्ध जयंती पर 24 मई को पहले एक भव्य दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, इसका जो नाम जो है रोबोट का वो गावी रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 मई 2026 को सियोल के प्रसिद्ध मंदिर में इसका जो है वो आयोजन किया गया, जो बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ और कोरियाई सदजाबी का मिश्रण है।
दीक्षा समारोह की अगर बात की जाए प्रॉपर तरीके से इसको भी भूरे और ग्रे रंग के वस्त्र पहनाए गए और वरिष्ठ भिक्षुओं के सामने झुककर जो सम्मान व्यक्त किया गया और बुद्ध के उपदेशों के प्रति जो है समर्पण की उन्होंने शपथ भी ली। किसने? रोबोट को दिलाई गई थी शपथ। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम गाबी। ठीक है, सियोल के प्रसिद्ध मंदिर चोंगो में ये हुआ है। ठीक है, बुद्ध जयंती के दिन। याद रखिएगा नाम गाबी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला दुनिया का पहला रोबोट वो बन गया है गॉबी। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक, प्रॉपर उसको कपड़े वपड़े पहना के दीक्षा अच्छा दिलाई गई है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, अरावली प्रदेश में पहली बार किस जानवर के प्रजनन का फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिस्टी स्पॉटेड कैट। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। खोज की बात की जाए तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर हरियाणा के प्राणशास्त्री विभाग के शोधकर्ताओं ने जो है वयस्क मादा रस्टी स्टॉपेड कैट और उसके शावक को एक साथ कैमरे में कैद किया है। ठीक है, यह इस बात का आमूलिक प्रमाण है यह प्रजाति केवल गुजर नहीं रही बल्कि सक्रिय रूप से भी प्रजनन भी कर रही है। अगर स्थान की बात की जाए तो यह ऐतिहासिक फोटोग्राफिक साक्ष्य हरियाणा के फरीदाबाद जिले के कोट गांव के पास अरावली झाड़ियों के वाले मैदान में दर्ज किया गया है। ठीक है, शोधकर्ताओं की बात करें तो अमित कुमार, तेजवीर मावी, यतिन वर्मा और राम कुमार रावत और सोहेल मदान की टीम ने इसको जो है अंजाम दिया है। ठीक है, इस प्रसिद्ध पीयर रिव्यूड जर्नल को जो है जूज प्रिंट में भी प्रकाशित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं। यह दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है। इसका वजन जो है 1 से 1.5 kg है। इसे घरेलू बिल्ली से लगभग जो कि आधा इसका वजन है। ठीक है, घरेलू जो बिल्ली होती है उसका वजन इससे कुछ 1 गुना ज्यादा होता है। अगर शरीर की बात की जाए इसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के फर होते हैं और जिस पर पीठ और किनारों की तरफ जंग जैसे धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, भारत ने इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत जो उसको शामिल किया है, जिसका मतलब इसमें बाघ के समान ही उच्चतम स्तर पर कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जैसे बाघ के लिए संरक्षण प्राप्त है वैसे भी इस बिल्ली के लिए भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में से संकट वाली श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये खतरा है कि ये प्रजाति जो है गायब ना हो जाए, इसलिए जो है इसे IUCN रेड लिस्ट में भी रखा गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि अरावली प्रदेश में पहली बार किस जानवर के प्रजनन का फोटोग्राफिक साक्ष्य जो लिया गया है? तो ये लिया गया है रिस्टी स्टॉपेड कैट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खनिकों ने किस देश में वजन के हिसाब से वहां का दूसरा सबसे बड़ा जो है रूबी माणिक खोजा है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। वजन की अगर बात की जाए इसका वजन जो है लगभग 2.2 kg या 4.8 पाउंड है। इसे जो है म्यांमार के मांडले क्षेत्र में रत्नों के लिए प्रसिद्ध मंगोक शहर के पास खनन के दौरान जो है खोजा गया। ठीक है, इस क्षेत्र को जो है वैली ऑफ रूबीज भी कहा जाता है। विशेषता क्या है? ठीक है, बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने प्राकृतिक रूप से मौजूद रूबी का जो रंग जो है लाल बैंगनी है, बैंगनी लाल है। ठीक है, विशेषताओं का मानना है उच्च गुणवत्ता, बेहतरीन चमक और स्पष्टता के कारण यह देश के सबसे बड़े माणिक के बाद जो है मिलने वाला दूसरा माणिक है। ठीक है, पहला माणिक 1996 को मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा भी यही मिला है म्यांमार में, अब मिला है 2026 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी वही चीजें दी हुई अभी जो मैंने बताई हुई। पहला बड़ा माणिक भी यही मंगोक क्षेत्र में ही मिला था, ठीक 1996 में, जिसका वजन जो है 4.29 kg या 9.5 पाउंड था, जो इस वाले से 2 गुना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फास्टिनो आरो। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये जो है दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, ठीक है, बन गए हैं, जिनको जो है शतरंज का मेसी भी कहा जाता है। इन्होंने जो है मई 2026 में इटली में आयोजित सार्डिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल के दौरान जो है मात्र 12 वर्ष 26 महीने और 26 दिन में जो है अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम जो है इतिहास कर इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अगर जान लेते हैं थोड़ी और जानकारी। अभिमन्यु मिश्रा ने जो है ये जो पहले सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर बने थे, ये इन्होंने जो है जून 2021 में 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन में ये जो खिताब जीत लिया था। दूसरे बन गए फास्टिनो आरो। ठीक है, इन्होंने यह जो है 2 महीने पीछे अभिमन्यु मिश्रा से रह गए ये कीर्तिमान हासिल करने में। तीसरे हैं गुडेश डी। ठीक है, ये वर्तमान में कि अगर इतिहास के हिसाब से तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने जनवरी 2019 में जो है 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिन में ये नाम हासिल किया था। ठीक है, पहले सबसे कम उम्र के अभिमन्यु मिश्रा, दूसरे आशीनो आरो, तीसरे जो है गुडेश डी। ठीक है, ये तीनों लोग हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी रिसेंट में बन गए दूसरे फास्टिनो आरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक, जान लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला जो है पहला और संस्थापक देश भारत है। ठीक है, जिसने इसकी शुरुआत भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने पर इस अलायंस को लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय भी हमारे ही देश में है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो सदस्य जो है वो भारत के बाद जो है नेपाल बना था और लॉन्चिंग के समय इसमें शामिल होने की जो है उसने अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। ठीक है, इस टीटी की अगर बात की जाए तो 5 देश जनवरी 2025 में इसमें जो है पूर्ण आंतरिक रूप से जो है शामिल हुए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वो कौन से देश थे? 5 देश थे, भारत, निकारागुआ, इस्तानवी और सोमालिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी रिसेंट में इसमें शामिल होने वाला देश यूएई बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 26वां सदस्य सऊदी अरब। ठीक है, और जो कि मई 2026 में इसने इस संगठन में पूरी तरीके से शामिल हो गया है। आगामी शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए, ठीक है, 1 से 2 जून 2026 को IBCA का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी जो थीम जो है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम रखी गई है। तो इस बार का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 26वें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में सऊदी अरब शामिल हो गया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब है, याद रखिएगा। थोड़ा मेरे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगर बिग कैट अलायंस है क्या, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, यह दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां, ठीक है, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, ठीक, इनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे इसको जो शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी यार जरूरी बातें थी। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में हर साल 10 मई को मरक्का ए हक दिवस मनाने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये नालायक पाकिस्तान ने अभी जिसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारत और अफ्रीका का फोरम शिखर सम्मेलन जो 4था शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई के बीच में दिल्ली में
आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, एक दशक से अधिक समय के बाद जो है इस राजनयिक मंच की वापसी हो रही है। ठीक है, जिससे भारत और अफ्रीका देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई जो है गति मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने जो है 23 अप्रैल 2026 को इस शिखर की सम्मेलन की आधिकारिक लोगो और वेबसाइट को भी लॉन्च किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 28 मई 2026 को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। 29 मई को जो है भारत अफ्रीका विदेश मंत्री इस बैठक में जो है उनकी बैठक का आयोजन किया जाएगा। 31 मई को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा जिसमें अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थीम की अगर बात की जाए, आईए स्थित इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेसिस्टेंस एंड इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रखी गई, तो याद रखिएगा। ठीक है, चौथा फोरम सम्मेलन भारत अफ्रीका का, ठीक है, वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके जो क्षेत्र हैं इस सम्मेलन के, वो है अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश को बढ़ावा देना, डिजिटल परिवर्तन। ये सब इसके जो चौथे संस्करण के सम्मेलन के मुख्य क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो है उद्घाटन तो 10 मई 2026 को, ठीक है, बेंगलुरु में आध्यात्मिक आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर सिविल में निर्मित ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन भी मोदी जी ने किया हुआ है। यह उद्घाटन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन और संस्था की स्थापना के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। ठीक है, अगर डिजाइन की बात की जाए, यह भव्य ध्यान जो है कच्छ कमल के आकार का बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, इसमें लगभग 11,090 लोग जो बैठकर आसान से ध्यान लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है यह 310 फीट कॉलम रहित स्पैन है, जिसमें बिना किसी रुकावट के एक खुला और विशाल ध्यान वातावरण मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें इसकी विशेषताएं हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ध्यान मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, कहाँ किया है? वो बेंगलुरु में किया है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, जान लेते हैं इसके बाद में। भारत जो है पूरे 44 साल बाद जो इस जो है चैंपियनशिप का जो है मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले भारत ने 1982 में दिल्ली के अंदर जो है इस खेल की मेजबानी की थी, याद रखिएगा। यह टूर्नामेंट गांधीनगर की प्रसिद्ध महात्मा गांधी कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया गया, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस मेगा इवेंट में एशिया के 28 देशों के लगभग 172 से 180 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पहले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात की जाए वर्ष 1982 में, 1957 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजक तेहरान, ईरान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और महिला की अगर शुरुआत की जाए, महिला वर्ग में इस चैंपियन की शुरुआत 1928 में हुई और भारत में पहला आयोजन जो इसका 1982 में किया था, जो कि नई दिल्ली में होता। अभी पूरे 44 साल बाद जो है फिर से भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आयोजन तुम्हारे कहाँ होने जा रहा है? वो होने जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है, मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे चुना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा संजय वात्स्यायन। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये जो है हमारे नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। ठीक है,
जो पश्चिमी नौसेना का कमान संभालने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। रीजन क्या है, जो अभी इससे पहले जो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को जो नौसेना से जो सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जिनका ये स्थान लेंगे। ये 31 मई 2026 को, ठीक है, वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने पर पदभार को संभाल रहे हैं। ठीक है, अगर मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पूरे पश्चिमी इनका जो काम रहता है वो पूरे पश्चिमी समुद्री मोर्चे को संभालना और उसकी सुरक्षा करना, और व्यापारिक समुद्री मार्ग में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करना, ये सब इनका काम रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी रिसेंट में मुंबई पश्चिमी नौसेना का कमान का नया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को चुना गया, संजय वात्स्यायन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपके सेशन में आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।